हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बहुत दिन से एक उम्मीद जगाए थे कि सर ज्योमेट्री स्टार्ट करें। तो मैं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए ज्योमेट्री का आगाज़ कर दिए हैं। पार्ट 1 इसका लेके आ गए हैं बहुत बेहतरीन अंदाज में। ज्योमेट्री आप पढ़ लेंगे तो फिर ज्योमेट्री आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेहतरीन अंदाज में एकदम। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मिशन को, वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वो नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और सारे वीडियोज में 1 बाय 1 करके आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ज्योमेट्री आप देखेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं, जो बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। बहुत मजा आएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ठीक, कहते ना नदियों की तरह से बहते चलिए, चट्टानें अपने आप कट जाएंगी, बस नदियों की तरह बहते चलिए। तो हमारे साथ लगे रहिए, मजा आएगा बहुत। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री पार्ट 1। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। ज्योमेट्री के जनक किसे कहा जाता है, एक प्रश्न तो यही बन गया। ज्योमेट्री के जनक यानी कि आपके रेखा गणित के जनक। ज्योमेट्री में हम क्या चीज पढ़ते हैं, पूरा रेखा गणित पढ़ते हैं। तो रेखा गणित के जनक कहेगा तो क्या है, यूक्लिड है। रेखा गणित के जनक कौन है, तो यूक्लिड है। अभी हम पढ़ेंगे उसके रेखा गणित में हम पहले रेखाएं एवं कोण पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में हम पहले रेखाएं एवं कोण पढ़ेंगे। हम एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम आपको पीक तक ले चलेंगे, जो आपके एग्जाम के इर्द गिर्द बने हैं, जो बन सकते हैं, जो इनकी बनने की उम्मीद है। और ये टेट, सुपर टेट, सी टेट तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेखाएं एवं कोण, लाइन एंड एंगल। पहली चीज आती है बिंदु। आपसे एग्जाम में पूछता है कि 4 ऑप्शन देगा, कहेगा इसमें से कौन सी परिभाषित है, तो बिंदु परिभाषित है। क्या परिभाषित है, बिंदु परिभाषित है। तो बिंदु की डिफिनीशन हुआ है, वह वृत्त। एक छोटा बिंदु मतलब बहुत छोटा होता है, ऐसे हम रख देंगे बिंदु हो गया, ऐसे हम रख देंगे तो ये बिंदु हो गया। अब एक छोटा वृत्त है, वह वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 होती है, यानी कि इसकी त्रिज्या 0 होती है, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सके। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो, 0 होती है, अर्थात जिसकी मात्र हम कल्पना कर सकते हैं, जिसमें न तो लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई, कुछ भी ना हो, उसे बिंदु कहते हैं। तो बिंदु की परिभाषा आप समझ गए हैं। मतलब वह छोटा वृत्त, मतलब वह छोटा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 होती है। मतलब बिंदु जो है एक वृत्त है, लेकिन उसकी त्रिज्या क्या है, 0 है, अर्थात जिसकी मात्र हम कल्पना कर सकते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी ना हो, उसे बिंदु कहते हैं। तो बिंदु की परिभाषा आपसे देखिए, छोटे चीजें हैं, एग्जाम में बने ना बने वो चीजें अलग है। आपसे बिंदु की परिभाषा पहले जानेंगे, तभी हम आगे के क्वेश्चंस करना चालू करेंगे धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम संरेख बिंदु। हम पहले बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। संरेख बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, संरेख बिंदु किसे कहते हैं, कह रहा है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वह संरेख बिंदु कहलाते हैं। वो कैसे कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो जैसे आपका एक रेखा है, इस रेखा पर 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। कह रहा है 3 या 3 से ज्यादा हो, 2 पे नहीं, 1, 2, 3 बिंदु या 3 से ज्यादा बिंदु अगर एक रेखा पर स्थित है, तो इन बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु बोलेंगे। सन मतलब होता समान रेखा पर, यानी एक ही रेखा पर स्थित है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु बोलेंगे। समझते चलिए कि संरेख है, रेख मतलब रेखा। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वह संरेख बिंदु कहलाते हैं। ये भी आपका, अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते हैं तो वो हमारे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अगर स्थित है तो संरेख, और अगर स्थित नहीं है तो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो हम समझें, हमने बिंदु के बारे में पढ़ा, हम संरेख बिंदु भी जान लिए, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अगला आता है प्रतिच्छेद बिंदु आता है। प्रतिच्छेद बिंदु
नाम से ही बोल रहा है प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट जहाँ पे करे, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, यानी कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं, जैसे जब दो या दो से अधिक रेखाएं, एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा, ऐसे दो या दो से अधिक रेखाएं जिस बिंदु पर ये देखिए काट रही हैं, यानी दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, मतलब ये सारी रेखाएं देखिए एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। और वह उभयनिष्ठ जहां से रेखाएं गुजर रही हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है। ये क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। इसी को हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब है दो या दो से अधिक रेखाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद बिंदु। बिंदु के बारे में बात हो रही है अभी। अगर इन रेखाओं को पूछेगा, ये सारी रेखाएं जो गुजर रही हैं एक बिंदु से, ये रेखाएं कौन सी होंगी? तो ये संगामी रेखाएं होंगी, कंकरेंट लाइंस होंगी। अभी उसको आगे बताएंगे। तो पहले हम बिंदुओं के बारे में जाने, बिंदु की परिभाषा समझ गए। हम संरेख बिंदु मतलब तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक रेखा पर स्थित होते हैं तो हमारे संरेख बिंदु कहलाते हैं, अगर नहीं होते हैं तो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं, किसी एक बिंदु से होकर जा रही हैं, दो या दो से अधिक रेखाएं, तो जो ये उभयनिष्ठ बिंदु है जिससे रेखाएं होकर गुजर रही हैं, वही बिंदु हमारा प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। डेफिनेशन के रूप में जानते रहिए। चलिए अगला रेखा पे आते हैं। रेखाएं जानते हैं, रेखाओं की लंबाई अनिश्चित होती है। रेखाओं की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित। ऐसे है, इसका कोई ओर और छोर नहीं होता। रेखाओं का कोई ओर और छोर नहीं होता है। रेखाओं का कोई ओर और छोर नहीं होता। लेकिन एक जो है किसी सिस्टम पे या फिर किसी समतल पर रेखाओं की संख्या निश्चित भी हो जाती है, क्योंकि उसके आगे हम खींच नहीं सकते हैं। लेकिन आपका अगर ऐसे देखा जाए तो रेखा की जो लंबाई है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसका कोई ओर और छोर नहीं होता है। इधर भी बढ़ाते जा सकते हैं और इधर भी बढ़ाते जा सकते हैं। इधर बढ़ाएंगे, खत्म नहीं होने वाली है, बढ़ाते जाइए। तो ठीक, तो ये रेखा हो गई। रेखा खंड किसे कहते हैं? तो इसी रेखा के अगर हम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को निश्चित कर देते हैं, मतलब जैसे इसको अगर हम ऐसे कर दें, इसमें से एक टुकड़ा काट के निकाल लें, इसको हम कोई नाम P दे दें और इसको कोई नाम Q दे दें, या A दे दीजिए, B दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेखा से ही हमारा, रेखाओं पे अगर कोई हम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु निश्चित कर देते हैं, रेखा की ही अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु निश्चित कर देते हैं, तो हमारा रेखा खंड कहलाता है। क्या कहलाता? नाम से ही रेखा है और खंड है, मतलब रेखा का एक खंड है, यानी कि उसका जो है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु निश्चित हो गया है। उसको एक नाम दे दिए कि P है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु Q है। तो ये जो रेखा होगी, यानी कि रेखा खंड कहलाएगी। रेखा अपने आप में भी है, लेकिन ये रेखा खंड कहलाएगी। लाइन सेगमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको। और ये हमारा रेखा खंड है, ये रेखा खंड है। परिभाषा नहीं, लेकिन जानते रहिए, रेखा का कोई ओर और छोर नहीं होता, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है। रेखा खंड की लंबाई निश्चित होती है, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु आप निश्चित कर देते हो कि ये आपका पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट को P मान लिए, इस पॉइंट को Q मान लिए, ये PQ हमारा क्या हो जाएगा? रेखा खंड हो जाएगा। PQ हमारा क्या हो जाएगा? रेखा खंड हो जाएगा। अगला हम आते हैं संगामी रेखा, कॉन्करेंट लाइंस। संगामी रेखा, संगामी मतलब जहां पे सबका मिलन हो रहा है, बोल रहा है संगामी। तो मतलब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब यही चीज है, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, जितनी रेखाएं हैं ये किसी एक बिंदु, निश्चित बिंदु पर क्या कर रही है? किसी निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो ये रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी? ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को संगामी रेखा बोलेंगे और इस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे और इन रेखाओं को क्या बोलेंगे? संगामी रेखा बोलेंगे, क्योंकि इनका मिलन भी हो रहा है। देखिए
ऐसे। तो ये रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी? संगामी रेखा कहलाएंगी, और बिंदु हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। तो बिंदु बता चुके थे ऐसे। अब ये रेखाएं हैं, इन रेखाओं को क्या बोलेंगे? तो संगामी रेखा बोलेंगे। चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आएंगी तो वीडियो को देखिए, क्योंकि थियरी जरूरी है। पहले थियरी पता रहेगा तभी आप पे क्वेश्चंस होंगे। चलिए अगले बढ़ते हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं पे आपके प्रश्न बना हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी है, भी आगे इस पे बनेगा। कह रहा एक ही धरातल पर स्थित वह रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत या समान, नियत मतलब कांस्टेंट रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है, ना घटती है ना बढ़ती है, तथा आगे या पीछे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलती हैं। एक रेखा ये है और एक रेखा ऐसे है, ये दोनों हमारी समांतर रेखाएं हैं। दोनों हमारी क्या है? समांतर रेखाएं। इनके बीच में जो दूरी है, ये चाहे जहां देखेंगे ये सब क्या रहेंगी? समान रहेंगी, मतलब कहीं भी घटेंगी बढ़ेंगी नहीं। जब घटेंगी बढ़ेंगी नहीं तो ये दोनों रेखाएं, यानी कि ये एक PQ मान लेते हैं, एक इसको RS मान लेते हैं, PQ RS। एक PQ रेखा हो गई, एक RS रेखा हो गई है। इसको हम अगर आगे भी बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएं, आगे पीछे ऐसे बढ़ाएंगे तो आपकी कहीं भी ये काटेंगी नहीं, ना कहीं मिलेंगी। तो इनके बीच में लेकिन ये दूरी हमेशा क्या रहेगी? बराबर चलती जाएगी। तो ये रेखाएं हमारी दोनों क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसे ये चिन्ह है, समांतर का चिन्ह यही है। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो PQ समांतर RS, मतलब PQ जो रेखा है वो RS की क्या है? समांतर है। तो PQ जो रेखा है वो RS के क्या है? समांतर है। इस तरह से लिखते हैं, ऐसे समांतर का सिंबल बनता है। इसका मतलब PQ जो है RS के क्या है? समांतर है। प्रश्नों में ऐसे बनेगा। तो अभी आप समझते चलिए। और इस पे क्वेश्चंस बना हुआ था कि दो समांतर रेखाओं के, टेट में ही बना हुआ, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या रहती, क्या होती है? तो बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो नियत रहती है मतलब कांस्टेंट रहती है, ना घटती है ना बढ़ती, एकदम समान रहती है। तो क्या रहती है? समान रहती है। ये चीज आप समझिएगा, नियत या समान रहती है। उनके बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अगर नियत या समान है तो वो रेखाएं दोनों हमारी क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। तो यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है कि दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? हमेशा उसमें दिया था घटती बढ़ती रहेगी, आपका घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी और नियत रहेगी, मतलब समान रहेगी। और चौथा दिया था इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या रहेगी? नियत या समान रहेगी। प्रश्न हम कराएंगे भी, आप बस पहले थियरी समझते चलिए, पहले थियरी समझते चलिए। अगला ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न बनते हैं। कह रहा जब दो समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखा हैं, ये दो क्या है? समांतर रेखा हैं। एक तिरछी रेखा इनको काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो क्या क्या चीजें होती हैं, ये चीज आपको समझना है, ये एक चीज आपको समझना है। चलिए नंबरिंग दे देते हैं। ध्यान दीजिए, तिरछी रेखा काट रही है तो इसके इस साइड और इस रेखा के इस साइड, इसके इस साइड अगर देखेंगे तो लाइन के ऊपर ये चीज, लाइन के ऊपर ये हमारा, इसको नंबर दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं A लिख देते हैं, A लिख देते हैं, सबको नाम दे देते हैं। चलिए, और इसको लाइन के ऊपर को B नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? B नाम दे देते हैं। ये A है, ये B है। एक तिरछी रेखा आपकी दो समांतर रेखाओं की तिरछी रेखा काट रही है तो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है, क्योंकि लाइन के ऊपर ये भी है, लाइन के ऊपर ये भी है और एक ही साइड में है। तो ये हमारे A और B क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। तो A और B बराबर होंगे, A और B बराबर होंगे। लाइन के इस साइड, लाइन के इस साइड इसको C नाम देते हैं, लाइन के इस साइड इसको D नाम देते हैं। तो C और D भी ये क्या है? आपस में बराबर हैं। अगर ये 30 अंश होगा तो ये भी 30 अंश होगा, यानी कि ये दोनों भी आपके क्या होंगे? संगत कोण होंगे। तो ये सब संगत हैं। A B बराबर होगा और C और D बराबर होगा।
ए बी बराबर होगा सी और डी बराबर होगा। जैसे कोण ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, और सी जो है वो किसके बराबर होगा, सी बराबर होगा डी के। और ये कोण हमारे क्या कहलाएंगे, तो इनको हम नाम देंगे संगत कोण। क्या नाम देंगे, संगत कोण। क्या नाम देंगे, संगत कोण। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिएगा नीचे लाइन एक ही साइड के इधर नीचे ये वाला हिस्सा और इसी साइड के नीचे ये वाला हिस्सा, इसको ए बी सी डी हो गया, इसको ई नाम देते हैं, इसको एफ नाम देते हैं। तो ये भी हमारे क्या हो गए, ये भी हमारे क्या है, संगत कोण है। ये भी संगत कोण है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संगत का मतलब ऊपर ऊपर का हो गया एक साइड, इधर ऊपर ऊपर का हो गया एक साइड बराबर, नीचे नीचे का हो गया, और ये भी नीचे नीचे का हो गया, ये भी नीचे नीचे का हो गया। इसको हम दे देंगे एफ जी और इसको दे देंगे एच। तो कहने का मतलब जी एच और ई और एफ दोनों, ये देखिए लाइन है, लाइन के नीचे है एक ही तरफ है, लाइन के नीचे एक ही तरफ है। ई और एफ भी आपके क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, और इधर जी और एच बराबर होंगे, तो जी और एच बराबर होंगे। ये सब हमारे संगत कोण है, ये सब हमारे क्या है, संगत कोण है। अब संगत कोण हो गए। अब ध्यान दीजिए, एक चीज ये हो गया, अगली चीज ये हो गई, ये कोण और ये कोण। देखिए लाइन आपका ऐसे है, ऐसे लाइन है, इस लाइन में ये कोण अंदर के देखिए, दोनों लाइन के अंदर में देखिएगा, दोनों लाइन के अंदर में तो चार ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही, चार कोण है। तो ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर। तिरछा देखिएगा, तिरछा देखिएगा, लाइन के अंदर में चार हैं, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो जैसे हमारा क्या है, ई बराबर हो जाएगा डी के, ई जो होगा वो बराबर होगा डी के, और जी बराबर होगा बी के, यानी कि जो बी है वो जी के बराबर होगा। तो इसको हम बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर है, एक दूसरे के एकांतर है, और अंदर है तो एकांतर अंतःकोण बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण। अभी आप जानते रहेंगे, प्रश्न करेंगे तो बहुत मजा आएगा, जब प्रश्न कराएंगे तो। एकांतर अंतःकोण हो गई, ये चीजें हो गई एकांतर अंतःकोण। और अगला जो आता है ये हमारा, जैसे ये है, ये ई है और ये सी है, आमने सामने, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो आमने सामने ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो जैसे हमारा ए बराबर किसके होगा, ए बराबर हो जाएगा जी के, और ई बराबर हो जाएगा सी के। ये देखिए ये आपकी तिरछी रेखा है, तो इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने कोण ये। अगर ये आपका 40 अंश है तो ये भी 40 हो जाएगा, ये 40 है तो ऊपर वाला ये भी 40 हो जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ, ई बराबर सी के हो गया, और आपका ये बी बराबर एच के हो जाएगा, बी बराबर किसके, एच के हो जाएगा, और एफ बराबर किसके हो जाएगा, डी के हो जाएगा। तो ये चारों कोण आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। ये आप पॉइंट समझिए। तो संगत कोण, एकांतर अंतःकोण हो गए और शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अभी चीज़ों का यूज हम यहाँ पे नहीं, जब प्रश्न करने लगेंगे तब बताएंगे, देखिए ये कोण इतना है तो अगला कोण इतना हो गया। आपको ऐसे फिगर बनेगा, तो यहाँ 40 दे देगा तो कहेगा कि ये बी का मान बताइए, तो ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। और इन दोनों का एक तरफ के ई और बी का जोड़ क्या होगा। और एक चीज इसमें जानिए, जैसे ई है और प्लस बी है, क्या है, ई है और बी है, ये लाइन के एक साइड में अंदर अंदर का ई और बी का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। ई और बी का जोड़ 180 होगा, जी और डी का जोड़ 180 होगा, जी और डी का जोड़ 180 होगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये आप समझ लेंगे, बहुत तेज़ी से मैं करा दे रहा हूँ। अब अगला क्या आता है पॉइंट, कि ये जो है दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो इसके अंतःकोण, ये अंतःकोण तो यही होगा, अंदर बना हुआ है, अंतःकोण के द्विभाजक ये और इस अंतःकोण के द्विभाजक
ये इसके द्वारा बनी जो आकृति है, ये आकृति कैसी आकृति होगी ये बताता है। तो ये आकृति हमारी कैसी होगी, तो ये जो आकृति दिख रही है ये वाली, ये जो बना हुआ है चतुर्भुज, ये चतुर्भुज कैसा होगा, तो ये चतुर्भुज आयत होता है। ये चतुर्भुज कैसा होता है, आयत होता है। ये पूछ लेता है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो उसके अंतःकोणों के द्विभाजक द्वारा जो आकृति बनी है वो आकृति हमारी क्या होगी, तो वो आकृति हमारी आयत होती है। ये आकृति जो है, ये जो आकृति है, जो ये फिगर बना हुआ आकृति, ये हमारी क्या आएगी, आयत। ये आयत बनती है, क्या बनती है, आयत बनती है। चीज़ें समझ में आएंगी तभी, जो आप अभी समझेंगे तब। पहले समझिए फिर प्रश्न कराएंगे तब मजा आएगा। चलिए एक बार इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी आप खुद ही बताओगे, अभी आप खुद ही बताओगे सर समझ में आ रहा है, अभी आप खुद ही बताओगे सर समझ में आ रहा है। चलिए अभी आप खुद ही बताओगे सर समझ में आ रहा है। ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिरछी रेखा काट रही है। अगर मैं ये मान दे रहा हूं 40, तो आपसे मैं कह दूं कि ये मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, 40 ये भी हो जाएगा। इतना समझ में आया। और ये कोण और ये कोण दोनों लाइन के अंदर हैं और एकांतर कोण है, ये साइड ये वाला, ये साइड ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। और आपको ये भी बताया अभी कि एक साइड में तिरछी रेखा अगर काट रही है तो दोनों लाइन के बीच में ये और ये कोण जो बन रहे हैं, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का जोड़ 180 होगा। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 140 होगा, 140 होगा। अब ये 40 है तो इसके सामने कितना होगा, इसके सामने भी 40 होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते। ये 140 है तो नीचे वाला भी 140 हो जाएगा आमने सामने। और आपको ये पता है कि इधर वाला देखिए लाइन के ऊपर 140 है, लाइन के ऊपर 140, इधर भी लाइन के ऊपर कितना आ जाएगा, 140। और 140 से है तो 140 यहाँ भी हो जाएगा। या फिर ऐसे पता है कि एक साइड में लाइन के नीचे और एक साइड में लाइन के नीचे ये दोनों कोण बराबर होंगे, 140 ये है तो 140 है। तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। कोई एक मान निकला, आप अपने आप सारे मान निकाल सकते हैं जब आप जानते रहेंगे तब। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये भी मैं प्रश्न कराऊंगा तब मैं बोलूँगा देखिए एकांतर कोण है, ये संगत कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये क्या लग रहा है, तो आप खुद ही बताओगे कि सर हाँ ये लग रहा है। चलिए इस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये प्रश्न नहीं, इस पे प्रश्न बनता है, इसका यूज होता है प्रश्नों में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कुछ याद करने हेतु तथ्य मैंने लिख दिया है, कुछ याद करने हेतु मैंने तथ्य लिख दिया है और ये आप याद कर लीजिए। रेखा गणित के पिता किसे कहा जाता है, तो रेखा गणित के पिता किसे कहते हैं, यूक्लिड को कहते हैं। किसको कहते हैं, यूक्लिड को। रेखा गणित के पिता किसे कहा जाता है, तो यूक्लिड को कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या, ये आपके पिछली बार टेट में बना हुआ प्रश्न है। टेट में बना हुआ है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या, तो एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु आपके कितने होंगे, अनंत होंगे। कितने होंगे, अनंत होंगे। क्या होंगे, अनंत होंगे। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या अनंत होती है। आप बस जानते रहिए। अगला, एक सरल रेखा मतलब यही है, बिंदुओं से ही मिलकर रेखा बनी है, बिंदुओं से ही मिलकर रेखा बनी है। तो एक सरल रेखा बनाने में बिंदुओं की कितनी आवश्यकता हुई होगी, तो अनंत बिंदु, क्योंकि रेखा का कोई ओ छोर ऐसे भी नहीं है और इस पे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। एक सरल रेखा पे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या। एक बिंदु है, इससे खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर जितना मन कहे उतना खींच लीजिए, जितना मन कहे उतना खींच लीजिए। अनंत, अनंत हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, अनंत।
मतलब एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। यानी कि एक बिंदु से कितनी रेखाओं को खींचा जा सकता है, अनंत। और एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो आपके अनंत। एक रेखा पर कितने बिंदु होंगे, अनंत। और एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, अनंत। ठीक, चलिए, एक बिंदु से गुजरने वाली सभी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। बता भी चुके हैं कि एक बिंदु से जो रेखाएं गुजर रही हैं, ये रेखाएं हमारी संगामी रेखाएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट, दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा गुजरती है। केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं, ये भी है आपका। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, दो बिंदुओं से केवल केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। बहुत ही आसान होते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पिछली बार आपके यूपी टेट में यही बना था कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या तो अनंत, और एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या अनंत। दोनों चीजें एक जैसी हैं। एक बिंदु से गुजरने वाली सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं। और दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। चीजें समझ में आ रही होंगी, करते चलते। कोण आगे, कोण किसे कहते हैं, तो दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के झुकाव, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इसके झुकाव के द्वारा जो बना कोण है, इसी को ही कोण कहते हैं। मतलब इनके बीच में जो झुकाव है, यही हमारा कोण है, इसी को हम कोण बोलते हैं। ये कोण है। तो कोण की परिभाषा क्या हो गई, दो रेखाओं के झुकाव को ही कोण कहते हैं। तो दो रेखाओं के झुकाव को ही कोण कहते हैं। चलिए अगला हम आते हैं इस पे, ये कोणों के प्रकार। अभी हम कोणों के प्रकार पढ़ ले रहे हैं, फिर हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, कोणों के आधार पर, एक हम भुजाओं के आधार पे। प्रश्न वहां से खूब बने हुए, पिछली बार टेट में बना हुआ था और सुपर टेट में तो बनता ही है। और सुपर टेट में एक ही बार बना हुआ है, तो क्वेश्चन सुपर टेट में आपके लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र, केंद्रक, इन सबसे बने हुए थे। तो अब धीरे धीरे चल रहे हैं हम और बहुत मजा आएगा। कोणों के प्रकार, तो कोणों के प्रकार में यही सारे कोण हैं। एक न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, ऋज कोण, इसी को सरल कोण बोलते हैं। एक बृहत कोण, इसी को पुनर्युक्त कोण या प्रतिक्षेप कोण, या इसी को एक और नाम जानते हैं प्रतिवर्ती कोण। इसी को एक और नाम जानते हैं प्रतिवर्ती कोण। चलिए पहले जान लेते हैं कोण। 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। 0 से बड़ा 90 से छोटा, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। अगर मान लो एक 70 अंश दिया है, कह देगा कैसा कोण है, तो आप बताएंगे सर न्यून कोण है, क्योंकि 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा तथा 90 से छोटा तो हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। और 90 अंश पूरा पूरा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, समकोण। और ये सीटेड में बनता है कि दो समकोण और 1/3 समकोण का योग क्या होगा। यानी कि दो समकोण और एक तिहाई समकोण का योग क्या होगा, इस पे प्रश्न बनते हैं। तो समकोण आप समझिए, समकोण 90 होता है। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 से बड़ा तथा 180 से छोटा। 90 से बड़ा, 180 से छोटा अधिक कोण। ऋज कोण मतलब सरल कोण, सरल कोण मतलब एक रेखा बन जाएगी, यानी कि 180 अंश बनाता। सरल कोण मतलब ऋज कोण कितना होता है, 180। अगला आता है बृहत कोण। बृहत कोण को ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम में ये सब कम, लेकिन बृहत कोण, पुनर्युक्त कोण, प्रतिक्षेप कोण, नाम कई इसके हैं। आपसे बोल देगा प्रतिक्षेप कोण, तो आप प्रतिक्षेप नहीं जान रहे हो, अब बस पढ़ते लड़के बृहत कोण है, बस नाम में दे दिया पुनर्युक्त कोण, प्रतिक्षेप कोण। इसी को एक और नाम बोलते हैं
प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण भी 4 नाम है इसके, बृहत कोण, पुनर्युक्त कोण, प्रतिक्षेप कोण यानी कि प्रतिवर्ती कोण, और लास्ट में एक संपूर्ण कोण। तो रिज कोण 180 हो गया, बृहत कोण जो है वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ये हमारा जो भी आएगा वो बृहत कोण, पुनर्युक्त कोण, प्रतिक्षेप कोण या इसी को प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं। और लास्ट में आता है संपूर्ण कोण यानी कि ये 360 अंश। कितना अंश? 360 अंश। इसके आप समझ लेते हैं, ये आपका फिगर बनता है, ये आपका फिगर बनता है, पहले समझिएगा फिर प्रश्न में करा रहा हूं इस पे। ये फिगर बनता है, ये फिगर यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। ये 0 है, 0 से बड़ा, और ये आपका ये 90 अंश है यहाँ पे, और ये 180 अंश है, और ये आपका 270 अंश है, और ये आपका फिर 360। एक चक्कर घूम जाएंगे तो 360, मतलब 0 से बड़ा और इसके बीच में है, तो इसके बीच वाले को हम बोलते हैं क्या? न्यून कोण बोलते हैं। इसके बीच में रहेगा तो न्यून कोण, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो न्यून कोण, और अगर 90 पूरा हो गया तो ये समकोण हो गया। इसी फिगर पे सब समझ लीजिए। और 90 से बड़ा और 180 से छोटा इसके बीच में आएगा तो ये वाला हमारा हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा? हमारा कहलाएगा अधिक कोण। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। ये अधिक कोण। और 180 वाले को पूरा पूरा क्या बोलेंगे? ऋज कोण बोलेंगे। ऋज कोण बोलेंगे। 180 को पूरा पूरा ऋज कोण बोलेंगे। और 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ये पूरा पूरा हिस्सा नीचे वाला इतना, ये हमारा प्रतिवर्ती कोण यानी कि हमारा बृहत कोण या हमारा पुनर्युक्त कोण कहलाता है। और पूरा पूरा एक चक्कर घूम के अगर यहाँ फिर पहुँच गए यानी 360 अंश हो गया, यानी कि हमारा ऋज कोण, हमारा क्या कंप्लीट एंगल कहलाएगा। पूर्ण कोण यानी संपूर्ण कोण जिसको बोलते हैं, संपूर्ण कोण या इसी को पूर्ण कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण। आपके प्रश्न में बनाता है इस तरह से, आप जानिए 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा, यानी कि उसके बीच में जितने भी आएंगे वो सब हमारे न्यून कोण। 90 अंश आएगा समकोण, 90 से बड़ा 180 से छोटा आपका अधिक कोण, और 180 तो ऋज कोण या सरल कोण, 180 से बड़ा और 360 से छोटा वो आपका आता है बृहत कोण, प्रतिक्षेप कोण, प्रतिवर्ती कोण, और इसी को पुनर्युक्त कोण भी बोलते हैं। तो 4 नाम है, नाम से कंफ्यूजन होता है, बृहत कोण नहीं पूछता, प्रतिवर्ती कोण दे देता है, प्रतिक्षेप कोण दे देता है, इस टाइप के। और लास्ट में 360 अंश बनाएगा तो पूर्ण कोण। समझ में आ रहा होगा? चलिए करते हैं। कोटि पूरक कोण, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, इंपॉर्टेंट है। ये पहले जानिए, इस पर प्रश्न बनते हैं, मैं इस पर प्रश्न बहुत सारा करा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। आपको याद करा देंगे, इतना प्रश्न करा देंगे कि आपको याद हो जाएगा। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, ऐसे 2 कोण होने चाहिए जिनका योगफल 90 अंश हो, वो हमारा पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। इसी को पूरक कोण बोलते हैं, इसी को कोटि पूरक, दोनों नाम एक ही चीज है, चाहे पूरक बोले चाहे कोटि पूरक बोले, बात एक ही है। तो कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? तो ऐसे 2 कोण जिनका योगफल करें तो 90 अंश हो, यानी कि आपका क्या होगा? पूरक। यानी जैसे एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 90 में से थीटा घट जाएगा तो 90 माइनस थीटा। जैसे एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90। एक कोण 45 है तो दूसरा कोण भी 45 होगा, क्योंकि 45 45 90। एक कोण 25 अंश है तो दूसरा कोण कितना होगा? 65, क्योंकि 65 और 25 मिलके 90। तो ये समझना है कि इन दोनों कोणों का जोड़ जब करेंगे, थीटा और 90 माइनस थीटा, ये भी जोड़ेंगे, थीटा थीटा कट जाएगा, 90 ही है। तो मानने के लिए कोण थीटा है तो आपका पूरक क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 में से घटा लेते हैं। जैसे एक कोण 30 है तो दूसरा कोण आपका कितना हो जाएगा? इसका पूरक, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आएगा।
तो आपके दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90। दो कोणों का योग अगर 90 हो रहा है तो वो आपस में हमारे क्या कहलाते हैं? वो पूरक कोण कहलाते हैं। अगला समपूरक कोण, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, समपूरक कोण कहलाता है। पूरक में क्या होता है? जोड़ 90 होता है, और संपूरक में जोड़ क्या होता है? 180 अंश होता है। तो दो ऐसे कोण होने चाहिए जिसका योगफल 180 अंश हो, तो संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री। इसी को एक और नाम से जानते हैं, नाम में ही बहुत दिक्कत है, इसको अनुपूरक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपूरक भी। चाहे हम संपूरक बोले चाहे अनुपूरक बोले, एक ही है, अनुपूरक कोण। अनुपूरक कोण बोलते हैं। एग्जामों में बनता है तो अनुपूरक, तो ये नहीं समझ में आता कि पूरक है कि संपूरक है, ये नहीं समझ। अनुपूरक जो है उसको हम संपूरक कहते हैं। अनुपूरक मतलब संपूरक है। तो अनुपूरक हमारा यानी संपूरक जो है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, आपके संपूरक हो गए। और जिनका ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, उसको हम कोटिपूरक या पूरक बोलते हैं। कोटिपूरक या पूरक बोलते हैं। इस पे प्रश्न बनते हैं, प्रश्न मैं भी बहुत सारा करा दे रहा हूँ, बस चलते चलिए। रेखा एवं कोण पर आधारित प्रश्न। अब हम कुछ प्रश्न करते हैं, रेखा और कोण पे पढ़ चुके हैं, तो अब इसके कुछ प्रश्न करते हैं, देखिए कर लेते हैं कि नहीं कर पाते हैं। करा, निम्न में सही क्रम है, निम्न में से सही क्रम कौन सा है, इसको हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, जिधर मुंह खुला रहता है, ये वाला सिंबल जो बना है, इधर जिधर मुंह खुला रहता है वो वाला बड़ा होता है। अगर ऐसे लिखा हुआ ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा। जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, और जिधर मुंह बंद है वो आपका छोटा है। तो कहने का मतलब आपको कोण के बारे में सारा पता हो गया है। इसमें कह रहा है कौन सा सही है, तो बताइए अधिक कोण। अधिक कोण से बड़ा ऋज कोण होता है। अधिक कोण आपका अभी बताए थे कि अधिक कोण जो होता है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। और 90 से बड़ा 180 से छोटा, ये अधिक कोण हो गया। और 180 अंश, इससे तो बड़े होगा ना 180, ये 180 अंश होता है ऋज कोण, इससे बड़ा ये हो गया। और इससे बड़ा प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण हमारा जो है वो अभी बताए कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा प्रतिवर्ती कोण होता है। क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण। तो अगर देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि अधिक कोण से बड़ा ऋज कोण होता है। अधिक कोण तो हमारा 90 से 180 के बीच में होता है, और फिर इससे बड़ा हमारा ऋज कोण होगा 180 अंश, उससे बड़ा प्रतिवर्ती कोण होता है। तो ये जिधर मुंह खुला है, इसका मतलब इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, ये चीज हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। समकोण बताए 90 अंश होता है। समकोण क्या बताए? 90 अंश होता है। 90 अंश से बड़ा प्रतिवर्ती कोण होता है, ठीक है। 90 अंश से बड़ा प्रतिवर्ती कोण होता है, ठीक है। लेकिन प्रतिवर्ती कोण से बड़ा अधिक कोण नहीं होता है। प्रतिवर्ती कोण हमारा जो है 180 से बड़ा होता है, और उससे बड़ा तो अधिक कोण नहीं होता, क्योंकि अधिक कोण हमारा 180 से छोटा होता है। तो ये वाला प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। समकोण, समकोण से बड़ा ऋज कोण, ठीक है। समकोण 90 है, ऋज कोण 180, इससे बड़ा। और अधिक कोण मतलब अधिक कोण तो ये तो इससे छोटा होता है, ऋज कोण से छोटा होता अधिक कोण, ये भी गया। और प्रतिवर्ती कोण सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा तो उससे कहाँ बड़ा आएगा? प्रतिवर्ती कोण ही सबसे बड़ा हो गया, उससे बड़ा समकोण थोड़ी होता है। सबसे पहले न्यून कोण होता है, उससे बड़ा समकोण होता है, उससे बड़ा अधिक कोण होता है, उससे बड़ा हमारा ऋज कोण होता है। फिर हमारा बृहत कोण आता है, यानी कि प्रतिवर्ती कोण, प्रतिक्षेप कोण, पुनर्युक्त कोण, और उसके बाद हमारा संपूर्ण कोण आता है। तो चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसे प्रश्न दे देगा और कहेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कर ले जाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। नहीं पता रहेगा तो कंफ्यूज रहेंगे कि इसमें कौन सा होगा। चलिए, ये आपके यूपी टेट का बना हुआ प्रश्न है। 270 अंश माप का कोण एक उदाहरण है किसका? 270 अंश माप का कोण एक उदाहरण किसका? 270 अंश किसके बीच में आता है? तो 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। 270 उसी के बीच में आएगा, 180 से ज़्यादा और 360 से छोटा, उसी के बीच में आ रहा है। तुम्हारा कौन सा होगा? ये बताइए। न्यून कोण तो होगा नहीं, क्योंकि 270 अंश न्यून कोण होता नहीं है। न्यून कोण की परिभाषा है कि 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो। तो 0 से बड़ा 90 से छोटा तो दिख नहीं रहा 270।
अधिक कोण ये कहता है कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, तो ये तो 270 हमारा 180 से बड़ा है, ये भी अधिक कोण भी नहीं होगा। समकोण तो हमारा 90 अंश होना चाहिए पूरा, ये भी नहीं है। प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है, प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण में क्या होता है, बृहत कोण। प्रतिवर्ती कोण का मतलब बृहत कोण, और 270 अंश हमारा 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसी के बीच में आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, 270 अंश प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है। समझ में आ रहा होगा। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। ये आपके यूपी टेट में पिछली बार नहीं, इसके पहले बना हुआ है, ये यूपी टेट का प्रश्न है। कोण ज्ञात कीजिए, कह रहा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। तो कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक का बराबर, अपने कोटि पूरक के बराबर है। तो आपके कहने का मतलब कोण भी 45 हो और कोटि पूरक भी 45 हो, तभी बराबर होंगे। और दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 90। तो आपका अंश कितना होना चाहिए, तो 45 अंश होना चाहिए। एक तरीका तो ये, दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो। करा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। एक प्रश्न इस पे बना हुआ है, एक प्रश्न ये बना हुआ है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। कोटि पूरक में दोनों 45 होंगे अगर बराबर बोल दिया है तो, और समपूरक में दोनों 90 होंगे अगर बराबर बोल दिया है तो। ऐसे बोला हुआ, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो 90 और 90 हो जाएगा, दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा। और अगर बोल रहा है कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है, तो यानी कि दोनों 45 दोनों का जोड़ 90 होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आपको तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपका करा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक, एक कोण आपका थीटा होगा तो उसका कोटि पूरक कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा ना। ये कोण है तो ये इसका कोटि पूरक हो गया 90 माइनस थीटा। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसको बराबर, थीटा माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा। थीटा प्लस थीटा बराबर कितने के, 90 के। तो थीटा जोड़ेंगे 2 थीटा बराबर कितने के, 90 के। तो थीटा बराबर कितने के हो जाएगा, 90/2। 90 का आधा कितना होगा, 45 अंश आ जाएगा। तो 45 अंश आएगा। तो आप डायरेक्ट मान सकते हो, ये प्रश्न दोनों बने हैं। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। तो कोटि पूरक के बराबर है, इसका मतलब दोनों 45 है। कोण भी 45, उसका पूरक भी 45। अगर ऐसे बोल दे कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के बराबर हो, तो संपूरक मतलब हो गया कि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो दोनों बराबर भी होने चाहिए, तो 90 होगा, तब 90 होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 45 होगा। 45 का जोड़ 90 हो गया, यानी कोटि पूरक हमारा कितना हो जाएगा, 45, और कोण भी 45। चीजें समझ में आ रही होंगी। करिए, 55 का पूरक कोण बताइए। तो 55 का पूरक कोण क्या होगा, यानी कि अगर 55 ये है तो उसका दूसरे वाले का, दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। एक 55 है, एक 55 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 55 और 35 का जोड़ 90, यानी कि 90 में से क्या घटा लेंगे, 55 घटा लेंगे। तो 10 में से 5 गए कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा। यहाँ 8 में से 5 गए 3, 35 अंश आ जाएगा। 35 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 अंश आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जब भी पूरक बोले तो 90 में से घटा लीजिए, जब भी संपूरक बोले तो 180 में से घटा लीजिए। चलिए, ये प्रश्न ये है, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 अंश अधिक है। उस कोण का मान बताना, उस कोण का मान क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से अधिक है। अधिक कौन है, कोण अधिक है। किससे अधिक है, पूरक कोण की माप से 20 अधिक है। पूरक कोण की माप से 20 अधिक है। इसको लगाना है, जुबानी लगा सकते हो, कुछ नहीं करना। जितना अधिक बोल रहा है उसको किनारे कर दीजिए। कुल दोनों का जोड़ 90 होता है, उसमें से हमने 20 निकाल के अलग कर दिए, तो बचा कितना, 70। दोनों को हम 35 दे देंगे, दोनों को 35 दे देंगे, और फिर 20 जिसका ज़्यादा है उसको पकड़ा देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 35 और 20 55 हो जाएगा। 55 आपका आंसर होना चाहिए था इसका। और नहीं तो उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक, एक कोण है और दूसरा पूरक है, दूसरा पूरक है। इस कोण का मान बताना है, यानी कि थीटा है, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, यही तो होगा। और ये कोण जो है इससे कितना ज़्यादा है,
इससे कितना ज़्यादा, इससे 20 ज़्यादा है, यानी कि ये 20 ज़्यादा है किससे, इससे ज़्यादा है। यानी कि कहने का मतलब इसमें से अगर हम एक घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 20 आएगा। इससे 20 ज़्यादा है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर 20 आएगा, इन दोनों का अंतर 20 आएगा। तो थीटा हो गया -90 और ये माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा बराबर 20। तो थीटा और थीटा 2 थीटा और 2 थीटा बराबर है 90, उधर जाकर जुड़ जाएगा। तो 20 में 90 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 110/2, तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। इस सब को चाहे इस तरह से सॉल्व कर लें और चाहे ऐसे सॉल्व कर ले। कोण की माप क्या है, जो अपने पूरा कोण की माप से 20 अधिक है, तो 20 अधिक है तो 20 को पहले किनारे कर लीजिए, हटा ही दीजिए। ये 20 में अलग रख दिया, बचे कितने 70, 90 था दोनों का जोड़, 90 में से 20 अधिक है, इसको 20 अधिक किनारे कर लिए तो बचा कितना 70 है। तो एक कोण है, ये कोण है और ये पूरक है। 20 अधिक है, 20 किनारे कर लिए, बचा 70, तो 35 इसको दे देंगे, 35 इसको दे देंगे। अब 20 जिसका ज़्यादा है उसको पकड़ा दीजिए, तो 20 कोण का ज़्यादा है, कोण को 20 दे दीजिए। तो 55 ये हो गया और 35 ये हो गया। 55 कोण का हो गया, पूरक 35 हो गया। और देखिए 20 ज़्यादा है और दोनों का जोड़ 90 भी हो रहा है, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। करने लगेंगे तो मजा आएगा, अभी करते चलिए। निम्न में से कौन सा पूरक कोण है, तो कौन से पूरक कोण है, मतलब जिनका जोड़ 90 होना चाहिए वही पूरक होंगे। 32 और 58, 8 तो 10, 5 3 8 1 9, 32 और 58 ये 90 होता है, ये पूरक है। ये तो 180 हो रहा है तो संपूरक है, ये होगा नहीं आंसर, ये तो आंसर वैसे भी नहीं होना। अब 45 30 75 ये कहाँ से होता है, कुछ नहीं। तो पूरक निम्न में से कौन सा पूरक कोण है, तो 32 और 58 का जोड़ ही हमारा 90 हो रहा है, यही पूरक है, और किसी का जोड़ आपका 90 नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। अभी पूरक पे हम बहुत सारे प्रश्न लेके आएंगे, पूरक और संपूरक पे पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, लास्ट में हम बहुभुज पढ़ेंगे। बहुभुज पे भी प्रश्न बनता है, तो बहुभुज को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीज़ें धीरे धीरे आप इसको समझिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, उसकी नोट्स बनाएं, उसके प्रश्न को खुद सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें, और बार बार वीडियो देखें। जहाँ ना समझ में आए फिर से देखिए, क्योंकि एक बार नहीं आपके पास तो कई बार रहेगा। आपको जब समझ में आए तब देखिए, लेकिन नोट्स बनाइए, उसको इस पर बहुत फोकस करिए, क्योंकि ये चीज़ें लड़के पढ़ते नहीं हो, यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो या तो गलत करते हैं या तो छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता है। तो कोई चीज़ टफ और इजी नहीं होती है, जब हम उस पर लग ही जाएंगे तो टफ क्या और इजी क्या, सब इजी ही लगेगा, तो सब इजी लगेगा। चलिए ठीक, अगला वीडियो मैं कल प्रोवाइड कराऊंगा, तब तक आप लगे रहिए। ठीक, थैंक यू।